फिजिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहली ब्रांच जो हमको स्टडी करनी होती है वो है मोशन। और हमने अलग अलग ब्रांचेस के नाम रख दिए, जैसे ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं, हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ऑब्जेक्ट हमको दिखते हैं लाइट में, तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इस तरह से हमने फिजिक्स को, स्टडी को अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया। उसमें जो सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज स्टडी अबाउट मोशन। कैसे? कोई चीज कब मूव होगी, क्या शर्तें हैं, और कब नहीं मूव होगी उसकी क्या शर्तें हैं। अगर मूव होगी तो कितनी फास्ट जाएगी, कितनी स्लो जाएगी, उसकी क्या शर्तें हैं। ये सब हमने स्टडी करना है किसमें? मैकेनिक्स में। अब मैकेनिक्स की स्टडी भी इतनी बड़ी हो गई कि उसके और हमने सेक्शन कर दिए। मैकेनिक्स की स्टडी हम 3 पार्ट्स में करते हैं। वन इज काइनेमेटिक्स, अदर इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। In kinematics we study the rules of motion. मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम पहचानते हैं, जैसे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सीलरेशन, और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। ऑल दैट स्टडी इज काइनेमेटिक्स। लेकिन एक चीज जो काइनेमेटिक्स में इंक्लूड नहीं है वो है कि किसी भी चीज की स्पीड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो फोर्स लगाते हैं तो बढ़ती है। कितना फोर्स लगाने से कितनी स्पीड बढ़ेगी, ये वाली जो स्टडी है इसको हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते, इसको हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तो डायनामिक्स में हम उस कॉज को स्टडी करेंगे जो कि स्पीड को चेंज करता है, cause to change speed। लेकिन जब स्पीड चेंज होती है तो कितनी देर बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये सब चीज की स्टडी इसमें होती है। काइनेमेटिक्स, मोशन विदाउट कॉज। इसमें मोशन की स्टडी होगी, कितने तरह का मोशन होता है और कैसे अलग अलग क्वांटिटीज काम करती हैं। लेकिन उसमें हम क्या नहीं डिस्कस करेंगे? फोर्स, जो कि उसका कॉज है। ओके। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। ये हम तब स्टडी करते हैं जब बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पर लगते हैं और उसके कारण वो बॉडी खड़ी, चलती नहीं। उस समय फोर्सेस का आपस में क्या इक्वेशन बनता है जिसके कारण वो बॉडी नहीं चलेगी। अगर एक लिक्विड अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, ऊपर से एटमॉस्फेयर उसको दबा रहा है और उसके अंदर और दूसरे फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, इन सब की हम स्टडी करते हैं कि वो क्यों इक्विलिब्रियम में है। तो वो स्टडी किसमें आती है? स्टैटिक्स। भले वो हाइड्रोस्टैटिक्स बने या दूसरा कोई भी स्टैटिक्स बने, लाइक दैट। तो ये है no motion. So there is no motion, statics. There is motion. If we study the cause of the motion, then we are studying dynamics. If we are studying plain motion, no cause, no stability, then it is kinematics. Okay. So we will start kinematics today. Kinematics start करने के लिए पहले हमको कुछ फिजिक्स की क्वांटिटीज को समझना है और कुछ कंडीशंस को समझना है। एक शब्द हम लोग बहुत यूज करेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट एंड ए बॉडी इज इन मोशन। ये जो रेस्ट और मोशन, ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं। इसके लिए हमको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। रेस्ट एंड मोशन, ओके।
यहाँ पर हम लोग, आप यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे से आपका डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर 1 घंटे तक बैठे हैं, तो एक आदमी दूसरे आदमी को देखकर क्या बोलेगा, वो रेस्ट पे है कि मोशन में? एट है। इसीलिए ना वो मेरे नजदीक आता है ना मेरे से दूर जाता है, क्योंकि वो एट रेस्ट है। मैं तो यही कहूंगा कि वो एट रेस्ट है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि वो आदमी भी और मैं भी अर्थ की सरफेस पर है और अर्थ ऐसे घूम रही है। सो वी आर इन मोशन, सो आई एम इन मोशन और एट रेस्ट। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन। तो ये ऑब्जर्वेशन के पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है या मोशन है। कैसे? तो इसमें तो एक ट्रेन चल रही है, उसमें एक आदमी एट रेस्ट है, लेकिन उसको एट रेस्ट कौन बोलता है? जो उसके सामने बैठा है। दूसरा आदमी जो प्लेटफॉर्म पे है वो क्या बोलता है? कि वो मोशन में है। तो एक ही आदमी है, उसको एक ऑब्जर्वर एट रेस्ट बोलता है और दूसरा ऑब्जर्वर इन मोशन बोलता है। तो किसी भी चीज का एट रेस्ट होना या इन मोशन होना ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो सब कहेंगे कि ये एट रेस्ट है, नॉट नेसेसरी। दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है। इसके लिए आगे जाके हम लोग फ्रेम थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ये ऑब्जेक्ट ट्रेन पे रखा है, इसके सामने एक आदमी बैठा है, वो आदमी कहता है कि ये एट रेस्ट है। क्यों? ये और वो आदमी दोनों ट्रेन के एक ही डब्बे में है और उस डब्बे का जब एक्सेलरेशन होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है, तो इसकी भी स्पीड बढ़ती है, आदमी की भी स्पीड बढ़ती है, दोनों की स्पीड एक साथ बढ़ती है। ब्रेक लगती है, दोनों एक साथ रुकते हैं। ऐसा डब्बा जिसमें ये दोनों हैं, जिनका एक्सेलरेशन एक साथ होता है, रिटार्डेशन एक साथ होता है, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। उस इनर्शियल फ्रेम में प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी नहीं है। क्यों? जब इनकी स्पीड बढ़ती है तो उस आदमी की स्पीड नहीं बढ़ती, तो वो आदमी इनके फ्रेम में नहीं है। तो एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एट रेस्ट है। लेकिन अगर मेरे इनर्शियल फ्रेम में ये भी है, मैं भी हूं, प्लेटफॉर्म वाला आदमी भी है, यानी हमारा इनर्शियल फ्रेम बड़ा हो गया। अब अर्थ हो गई हमारा इनर्शियल। अर्थ में प्लेटफॉर्म भी है, अर्थ में ट्रेन भी चल रही है अर्थ की सरफेस पे। इतने बड़े फ्रेम के बारे में सोचो, तो उस फ्रेम में वो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको क्या दिखता है? ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ, सामने ट्रेन निकली, उसको चलता हुआ दिखता है। सो व्हेन आवर फ्रेम इज अर्थ, surface of the earth, then this body is in motion. But when our frame is a railway compartment, then this body is at rest. क्योंकि रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर मैं ऑब्जर्वर हूं, मुझे ये एट रेस्ट दिखता है। अर्थ की सरफेस पे वो दूसरा आदमी खड़ा है, उसको ये चलते हुए दिखता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बहुत मिलेंगे कि फ्रेम को कंसीडर करिए, तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक दिमाग में चित्र बनाना है 3 डायमेंशनल। एक डब्बा है, when we say the frame is solar system, तो आप किसको कंसीडर करोगे? सन। सन के चारों तरफ प्लैनेट, वो सब मूव कर रहे हैं। तो सोलर सिस्टम को अगर हम एक फ्रेम मान लेते हैं, तो अर्थ एट रेस्ट है कि अर्थ एट मोशन? अर्थ इज इन मोशन। सन के रिस्पेक्ट में वो प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहा है, सो अर्थ इज इन मोशन। लेकिन अगर हम ये वाले एग्जांपल में लेते हैं, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी, ये सारे के सारे का फ्रेम कौन सा है? अर्थ। उस समय हम अर्थ को क्या मानते हैं? एट रेस्ट। अर्थ एट रेस्ट है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ आदमी एट रेस्ट है, ट्रेन पे वाला आदमी मूव कर रहा है। ये हमारी डेफिनेशन बन गई। तो कभी कोई चीज एट रेस्ट हो जाती है, कभी कोई एट मोशन हो जाती है। ये किस पर डिपेंड करता है कि हमने इनर्शियल फ्रेम किसको माना है और किसके रिस्पेक्ट में हम उसके मोशन की बात कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है।
इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसका एक लाइन में अगर इसका आप रिजल्ट लिखेंगे, दैट इज, नोट करिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स. An object may be at rest or in motion. An object may be at rest or in motion depending upon frame of reference. Depending upon frame of reference. That is where the observer is located. Where the observer is located. Okay. अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग अपनी स्टडी कैसे करेंगे काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स की स्टडी हम लोग हमेशा एक फिक्स फ्रेम में करते हैं. ऐसा फ्रेम जो हम मान लेते हैं. जैसे हमने अर्थ की सरफेस को एक फ्रेम मान लिया, ठीक है? तो अर्थ की सरफेस को हमने एट रेस्ट मान लिया, उसके ऊपर उसके रेफरेंस पे जो चीजें मूव कर रही हैं. तो अब मोशन या मूव करना, क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स में? हाँ, कर सकते हैं. किस तरह से कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है विद रेफरेंस टू टाइम, यानी कुछ टाइम बीतने के बाद अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फिर से, विद रेफरेंस टू एन ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं, विद रेफरेंस टू एन ऑब्जर्वर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये मेरे से इसका डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? ये बॉडी मोशन में है. फिर से, ये डेफिनेशन क्यों बनाई? मैं ट्रेन के डब्बे में बैठा हूं, ये भी ट्रेन के डब्बे में है. आप कहेंगे ये मोशन में है, मैं कहता हूं ये मोशन में नहीं है, क्योंकि मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूं, मेरे से ये 2 फुट दूर है. 10 सेकंड बाद भी कितना दूर है? 1 मिनट बाद भी 2, और 10 मिनट बाद भी देखता हूं तो 2 फुट दूर है. क्या इसने अपना डिस्टेंस चेंज किया? नहीं किया. अगर नहीं किया तो मैं क्या कहूंगा? रेस्ट. मेरे अनुसार रेस्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? विद रेफरेंस टू मी इट इज एट रेस्ट. और हम दोनों किस में बैठे? ट्रेन के डब्बे में. तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? ट्रेन कंपार्टमेंट. लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अर्थ ले लेंगे और आप ऑब्जर्वर बन गए जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो आपसे ये इतना डिस्टेंस पर है, थोड़ी देर बाद इसका डिस्टेंस ये हुआ, फिर थोड़ी देर बाद डिस्टेंस ये हुआ, डिस्टेंस चेंज हो गया, देन व्हाट विल यू से? इट इज इन मोशन. सो व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग और द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, देन वी से इट इज एट मोशन. नोट करिए, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is not changing, then one is at rest, with respect to other. One is at rest with respect to other. But if the distance between two objects is changing, और the position, actually distance की जगह हमें position शब्द यूज करना चाहिए. We will come to know क्या होगा. Position with respect between the two is changing. Then the objects are in motion. ठीक है. इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे
एक बस इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये वाला क्या बोलेगा कि मैं तो खड़ा हूं, ये इधर जा रही है, ये बोलेगा मैं खड़ा हूं, ये इधर जा रही है। ये रिलेटिव मोशन होता है, उस पर अभी हम लोग आएंगे। एनीवे, जनरल शर्त क्या है? डिस्टेंस को कम ज्यादा होना, तो क्या चीज है? मोशन। अगर डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा है तो क्या है? रेस्ट। ये डेफिनेशन हर जगह फिट हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम लेते हैं, अब हम आते हैं मोशन। कितनी तरह के मोशन हो सकते हैं? तो नोट करिए टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग तरह के मोशन के लिए हमने ना अलग अलग नाम बना दिए, मोटी मोटी कैटेगरी हम उसकी करते हैं। वन इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। सेकेंड इज रोटेशनल, यू कैन से सर्कुलर और रोटेशनल। थर्ड इज ऑसिलेटरी। तीन तरह के मोशन, तो इसके नाम से पता लग रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ये स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो ये मोशन कैसा कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। ओके, और अगर एक गोल चक्कर में ऐसा घूमता है तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। उसको एक सर्कल बनाना चाहिए, देन इट इज ए सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, इन दोनों शब्दों को कहां कहां यूज करना है? तो इसका आंसर है व्हेन देयर इज ए पॉइंट मास। एक पॉइंट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, पॉइंट। ये जब ऐसे मूव कर रहा है तो हम इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? रेक्टिलिनियर। ओके, एंड व्हेन देयर इज ए लार्ज बॉडी, जैसे एक बस आ रही है, वहां से यहां तक बस आई स्ट्रेट, तो उसके लिए मैं शब्द यूज करूंगा ट्रांसलेटरी। When the size of body is very large compared to the path it is attending, ठीक है? जिस रास्ते पे जा रही है उसके कंपैरिजन में उसका अपना साइज बहुत बड़ा है, यानी उसमें एक से ज्यादा पॉइंट हैं। इसमें जितने पॉइंट होंगे, जैसे ये एक बॉडी है, थोड़ी देर बाद ये बॉडी हमको यहां पर दिखती है, इसने इस डायरेक्शन में ये 2 मीटर, ये वाला यहां तक गया है, सेम डायरेक्शन है और सेम डिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस, देन दिस मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी बिकॉज इट इज मोर देन वन पॉइंट। सिंगल पॉइंट होता तो क्या बोलते? रेक्टिलिनियर मोशन, एंड मोर देन ए पॉइंट है, बड़ी बॉडी है, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी। लेकिन अगर ये बॉडी यहां से ऐसी गई और यहां पहुंच के ये ऐसी हो गई, ऐसे, ये है 2 मीटर, ये है 2.1, ये हो गया 2.2 और ये हो गया 2.4 मीटर। एक पॉइंट 2.1 चला और दूसरा 2.4 चला, दिस इज नॉट ए ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया? तो ट्रांसलेटरी मोशन में एक और शब्द क्या जुड़ गई? ऑल द पॉइंट शुड हैव स्ट्रेट लाइन एंड सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, देन इट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ये दोनों शब्दों को हमने जगह जगह पर यूज करना है। नाउ वी कम टू सर्कुलर मोशन। When there is a single point making a circle, then either a circle or part of a circle, यानी अगर ये यहां से यहां तक भी गया है, even then this is arc of a circle,
अब भी इसका रास्ता क्या, इसका मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक। दूसरा, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऐसा चल रहा है, दिस मोशन इज ए रोटेशनल मोशन बिकॉज दिस इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिंगल पॉइंट के लिए सर्कुलर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए रोटेशनल मोशन। फिर जब इसकी डिटेल आएगी रोटेशनल मोशन में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ये दो मोशन। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन, व्हेन देयर इज ए टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये इस पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट ऐसा गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा। तो ये वाला जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और इन तीनों मोशन को हमने डिटेल में स्टडी करना है, इसके तीनों के अलग अलग चैप्टर आएंगे, उसमें हम स्टडी करेंगे। ओके। अब इसके में हमने एक शब्द अभी यूज किया था, पॉइंट मास, सर्कुलर मोशन में और रेक्टिलिनियर मोशन। ये पॉइंट मास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, उसके बोलने का क्या एडवांटेज है, फिजिक्स में उसकी जरूरत हमको कहां पड़ती है। तो पॉइंट मास को समझिए, एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, एक पोल लगा हुआ है और ये ट्रेन यहां से आती है और इस पोल को ऐसे क्रॉस करती है। इसको कुछ टाइम लगता है, 1 मिनट। छोटी सी ट्रेन है, 1 मिनट में क्रॉस कर लेती है। उसके बाद एक लंबी वाली ट्रेन आती है, वो इसको क्रॉस करती है, 1 मिनट में क्रॉस करेगी कि 2 मिनट में, उससे डबल लंबी, 2 मिनट में क्रॉस करेगी। तो इसकी लेंथ और उसकी लेंथ में डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण दोनों का टाइम कैसा कैसा लगा, अलग अलग लगा। तो हमको एक चीज समझ में आई कि दोनों के साइज के कारण दोनों ने टाइम अलग अलग लिया। करेक्ट। ओके। पहली वाली ट्रेन, छोटी वाली, कलकत्ता से चलती है और बॉम्बे जाती है, 36 आवर्स में पहुंची। दूसरी वाली ट्रेन उसी स्पीड से जाती है, वो भी 36 आवर्स में पहुंची। पहली वाली कम लंबी है, दूसरी वाली उससे डबल लंबी है, तो उसको ज्यादा टाइम क्यों नहीं लगा? स्पीड एक ही है दोनों की, लेकिन जब वो खंबे को क्रॉस कर रही थी तब भी तो उनकी स्पीड सेम थी। तो एक को 1 मिनट लगा था, दूसरी को 2 मिनट लगा था। और अब जब बॉम्बे कलकत्ता की बारी आई तो दोनों को बराबर बराबर 36 घंटे लगते हैं। क्यों? अब उनके साइज का क्या हुआ? अब हमारा ये कहना है कि उनका साइज अनइम्पोर्टेंट है। क्यों अनइम्पोर्टेंट है? इसलिए अनइम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये एक पोल को क्रॉस करती हैं तो उसकी लेंथ की कैलकुलेशन होती है। 100 मीटर चलने से पहली ट्रेन पार हुई, दूसरी ट्रेन 200 मीटर चलने से पार हुई। लेकिन जब ये ट्रेन 1500 किलोमीटर पार करती है तो 100 मीटर और 200 मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1500 किलोमीटर जितना एक ट्रेन को टाइम लगता है उतना दूसरी ट्रेन को टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि 1500 किलोमीटर के सामने 100 मीटर या 200 मीटर दोनों नेग्लिजिबल है। 100 मीटर और 200 मीटर क्या है? साइज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। 1500 किलोमीटर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। So if the distance covered by a body is very large compared to the size of the body, if the distance covered by object is very large compared to the size of the body, then we can consider the body as a point mass. ठीक है, ये point mass हुआ। उस समय उस ट्रेन को हम क्या मानेंगे? point mass। जब वो कलकत्ता से बॉम्बे जा रही है उस समय जब हमने पॉइंट मास माना तो एक पॉइंट ये कलकत्ता से चला और ये बॉम्बे पहुंचा। ठीक है, पॉइंट। तो जब हमने पॉइंट मान लिया तो लेंथ का कोई सवाल नहीं। लेकिन जब ये
एक खंबे को क्रॉस करती है तो खंबा तो इतना सा, उसके कंपैरिजन में ट्रेन का साइज बहुत बड़ा, उस समय हम इसको पॉइंट मास नहीं मानेंगे और इसकी लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, उस समय लेंथ की कैलकुलेशन की जाएगी। तो उसमें हम ये ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम कार खरीदने जाते हैं तो कार जब खरीदने जाते हैं उसने हमको बताया कि साहब कार 5,10,000 रुपए की है, दूसरी कार 7,50,000 रुपए की है, तीसरी कार 12 लाख की है, तो हम उसमें कंपेयर किसको करते हैं, लाख लाख लाख, 4 लाख 5 लाख वाली लेनी है, 7 लाख वाली लेनी है या 12 लाख वाली लेनी है, हजार की तरफ नहीं देखते। ओके, अब साइकिल लेने जाते हैं तो साइकिल वाला क्या बोलता है कि साहब ये 2,800 रुपए की है, ये 2,600 रुपए की है, 200 का डिफरेंस है। उस समय हम किसको देखते हैं, 200। तो जब हम कार खरीदने गए थे तो हमने 200 को तो देखा नहीं, 1000 को भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कार का प्राइस लाखों में होता है, उस समय 1000 का डिफरेंस से हमको फर्क नहीं पड़ता। हम 10,000 ऊपर या नीचे की कार ले सकते हैं, 7 लाख की नहीं लेंगे, 5,10,000 की होगी या 5,20,000 की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा बेस क्या है, 5 लाख। लेकिन जब साइकिल लेने जाते हैं जो कि 2,200 और 2,400 की है तो हमारा बेस क्या है, 100, 2,000, 2,200, उस समय हमको 200 का फर्क दिखता है। वही चीज होती है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का अपना साइज और डिस्टेंस ट्रैवल इन दोनों पर डिपेंड करता है whether object is point mass or not a point mass। अब इसके क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी हैं और इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के जो लॉज बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द लॉज आर फॉर पॉइंट मास। तो हमारे लॉज पॉइंट मास के लिए बने हुए हैं, सिस्टम के लिए बने हुए नहीं है, बॉडी के लिए बने हुए नहीं है। अगर हमको किसी बॉडी पर वही लॉ लगाना है, बॉडी पर अगर वो हमको लॉ लगाना है तो हमको एक दूसरा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। जैसे एक ट्रेन मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर का ब्रिज आया, 10 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर का ब्रिज कितनी देर में पार करेगी, 10 सेकेंड है। हमने देखा 10 सेकेंड हो गया, ट्रेन तो पार नहीं हुई। क्यों नहीं पार हुई? इंजन पर पार हुआ, बाकी ट्रेन अभी ब्रिज पे है, क्योंकि ट्रेन तो खुद 100 मीटर लंबी है। तो ट्रेन को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 मीटर ब्रिज का और 100 मीटर अपनी लेंथ का, 200 ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे काइनेमेटिक्स के और न्यूटन के नियम क्या कहते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, 100, और स्पीड कितनी है उसकी, 10, तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, पर ये लॉ लगा नहीं उसमें। क्यों नहीं लगा? ट्रेन ने तो 20 सेकंड ले लिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन एक पॉइंट मास नहीं है, वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का नियम अलग है। क्या नियम हमने बनाया कि ट्रेन की लेंथ को ब्रिज की लेंथ के साथ ऐड करो, दैट विल बिकम द टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, फिर ये फॉर्मूला उसमें लगेगा। ये सबने क्लास 9-10 में किया। तो इसका ये मतलब है कि पॉइंट मासेस के हमारे रूल्स अलग होंगे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, बड़ी बॉडी के रूल्स अलग। पर आप अलग अलग कब लगा पाएंगे? जब आपको मालूम होगा कि कौन सी चीज पॉइंट मास है और कौन सी चीज पॉइंट मास नहीं। ठीक, ओके। अब ये बताइए, एक मदारी साइकिल चला रहा है और उसके हैंडल पर एक बंदर बैठा हुआ है। वो बंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं? मदारी गोल गोल साइकिल चला रहा है और उसके हैंडल पर एक बंदर बैठा है, तो वो पॉइंट मास है या पॉइंट मास नहीं?
पॉइंट मास है। क्यों? इनसे वो अपने पाथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। नहीं, वो चीज नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बंदर बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज का अंतर नहीं पड़ेगा, ना तो टाइम में ना उसके मोशन के टाइप में, किसी भी चीज में। तो क्या साइज उसके मोशन को प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। If the motion is not affected by the size, then we can consider it as point mass. समझ में आ गया? अच्छा, फिर से देखिए, एक बॉल हमने क्रिकेट का लिया और उसको ऐसे बॉलिंग की, और उस बॉल को हमने ऐसा स्पिन किया। जब बॉल को ऐसे स्पिन करते हैं वो ग्राउंड पर पड़ती है और एक किनारे ऐसे मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? स्पिन हो के आप लोग सब करते हैं, सबको मालूम है। ओके, ये वाला बॉल पॉइंट मास है या पॉइंट मास नहीं? फिर से सोचिए, अगर उसकी जगह आप एक छोटा सा छर्रा लेंगे, साइकिल वाला छर्रा, और उसको फेंकिए, क्या आप उसको घुमा सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। तो वो जो घूमता है, किस लिए घूमता है? साइज के कारण फर्क पड़ा या नहीं? यस। तो मोशन में चेंज आया किसके कारण? साइज के कारण। इसलिए इसको पॉइंट मास नहीं मानना। समझ में आया? फिर से हम कुतुब मीनार के ऊपर से देखते हैं या एरोप्लेन से देखते हैं। एरोप्लेन से देखते हैं बहुत सी कारें ऐसी चल रही हैं, एक लंबी सी सड़क है, एक कार यहां से चली यहां तक पहुंची, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं? दैट विल बी टेकन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और उसमें जब कार चलती है तो एक पॉइंट ऐसे दिखती है। साइज डज नॉट मैटर। छोटी कार हो या लंबी कार हो, एक ही टाइम में पूरी सड़क को पार करती है, सो दैट कैन बी टेकन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होते हैं। तो जब किसी के साइज के कारण चेंजेस आ रहे हों तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, और साइज के कारण कोई चेंज नहीं आता तो बड़ी सी चीज को भी हम क्या ले सकते हैं? पॉइंट मास। अर्थ पॉइंट मास है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि किस रेफरेंस में, राइट? अगर हम अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं तो हमारे लिए अर्थ पॉइंट मास नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी। लेकिन अगर एक आदमी सन पे खड़ा है और सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है 365 दिन में, हाँ, तो अर्थ ऐसी हो या थोड़ी सी बड़ी हो जाए या थोड़ी सी छोटी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 365 दिन में घूमेगी। तो उस समय अर्थ के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस समय वो क्या मानी जाएगी? यस। सो व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन, इट कैन बी टेकन एज ए पॉइंट मास, और पॉइंट मास के सारे फॉर्मूले उसमें फिट हो जाएंगे। लेकिन जब अर्थ अपनी रोटेशन पर घूमती है, जिससे दिन और रात होता है, ये वाला रोटेशन है, उस समय हम उसका रेडियस कैलकुलेट करने लगते हैं कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा और इसका रेडियस इतना है, इसकी सर्कमफ्रेंस इतनी है। इस सब में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? साइज। तो अर्थ इज नॉट ए पॉइंट मास फॉर इट्स ओन रोटेशन। अर्थ इज ए पॉइंट मास व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट सन। तो एक ही ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब पॉइंट मास होगा तो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और जब पॉइंट मास नहीं होगा तो उस फॉर्मूले को लगाना मना, नहीं लगा सकते। ये डिफरेंस आएगा जब हम पढ़ेंगे पॉइंट मास कौन है और कौन नहीं। तो काइनेमेटिक्स के, डायनेमिक्स के जितने भी हमारे बेसिक लॉज बने हुए हैं, सब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बने, पॉइंट मासेस के लिए बने हुए। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ये एक मग है, इसको मैंने यहां रखा एक टेबल के किनारे पे और इसको पुश किया, ये टेबल के किनारे से ये ऐसा गिरा। नाउ इज इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट मास और नॉट? ये टॉपर हुआ यहां से, तो इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं? अगर ये पॉइंट होता
एक छोटा सा पॉइंट, और यहां से हमने इसको छोड़ा, यहां से छोड़ा, तो ये ऐसा गिरेगा, कैसा मोशन होगा इसका? तो आंसर है रेक्टिलिनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। अब जब ये आया और ऐसा गया, ये कौन सा मोशन? सर्कुलर रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन ऐसा क्यों हो गया? जब हम एक छोटे से पॉइंट को गिराते तो वो कैसा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। और ये कैसा हो गया? रोटेशनल मोशन। क्यों? दोनों ही तो टेबल के किनारे से गिरे, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने के कारण रेक्टिलिनियर मोशन की बजाय कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। देयर इज अ चेंज इन टाइप ऑफ मोशन ड्यू टू साइज। देन कैन वी कंसीडर इट एज ए पॉइंट मास? नो, क्योंकि इसके साइज के कारण मोशन का टाइप ही चेंज। समझ आया? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉट ए पॉइंट मोशन। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलग अलग एग्जांपल देके आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो ये है कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। टाइम पे डिपेंड नहीं करता। हम लेते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ये क्या होता है? एक चीज और शुरू में हमने पढ़ी थी, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, ये वैसे एक बार और आएगा काइनेमेटिक्स में, जब हम एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे उस समय फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अभी नेक्स्ट चीज हम लेते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। व्हाट डज दैट मीन? डायमेंशंस, 1 dimension motion, motion in 1 dimension, motion in 2 dimensions and motion in 3 dimensions. When an object is moving in a straight line, then its motion is 1 dimension motion. Very simple definition. Okay? जब हम इसको ग्राफ में पढ़ते हैं तो ग्राफ में हमारे पास एक चीज की लिबर्टी होती है कि हम x एक्सिस, y एक्सिस किधर मानते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, ये तो हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया x, y और z एक्सिस। वो हमने किस तरह से बनाया? हमने ऐसा किया कि यहां पर ये हमने बना ली इसके साथ साथ ये x एक्सिस, ये वाली इस पे 90 डिग्री वाली y एक्सिस, और इस पे दोनों पे 90 डिग्री बनाते हुए ये वाली z एक्सिस। अब देखिए ये पार्टिकल चल रहा है, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका कोई भी पार्टिकल हाइट में ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। ना तो ये अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? ओनली 1, दैट इज x। कोई भी एक, अगर ये ऐसा जाता तो y चेंज होता। तो जिसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, दैट मींस वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। ये होता है मोशन इन 1 डायमेंशन। उसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको ऐसा जाना है कि ऐसा जाना है कि ऐसा जाना है, किधर भी जाना है। क्यों? जिधर जाएगा उधर हम अपनी एक्सिस मान लेंगे, तो उसका चेंज तो उसी एक्सिस में होगा। सो दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। याद रखिए, रेक्टिलिनियर मोशन इज ए 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज मेकिंग ए सर्कल। यहां से गया ऐसा, यहां से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचता है। अगर हम ऐसी एक्स वाई बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना चेंज हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। जब ये यहां पहुंचता है तो वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। लेकिन ना तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है ना बोर्ड के बाहर आ रहा है, मतलब z कोऑर्डिनेट चेंज
इसका मतलब सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स और वाई। तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ये जो टू डायमेंशनल मोशन होता है, इसमें ये इसी प्लेन पे मूव करता है। Z का मतलब इस प्लेन के अंदर जाना, इस प्लेन के बाहर आना, ये नहीं कर रहा। तो इसलिए इस मोशन का दूसरा नाम पड़ा मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ये क्या है? मोशन इन ए लाइन। दिस इज मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन सरफेस पे ये मूव करेगा। ओके, और इसमें कितनी डायमेंशन चेंज होंगी? एनी टू डायमेंशंस आर कीप ऑन चेंजिंग। ये हो गया टू डायमेंशन मोशन। अब यहां से सड़क पर से अगर हम अपने घर जाते हैं तो कौन सा मोशन होता है? दैट इज ए टू डायमेंशन मोशन, क्योंकि हम ऐसे लेफ्ट राइट मूवते जाते हैं। पर यहाँ छत से अगर हम नीचे उतरते और फिर लेफ्ट राइट जाते हैं तो हमारे तीनों डायमेंशन चेंज हुए। एक्स वाई जेड तीनों में हमने मूव किया, तो वो कौन सा मोशन है? थ्री डायमेंशन मोशन। तो अब थ्री डायमेंशन मोशन व्हेन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पार्टिकल आर चेंजिंग। तो जब तीनों डायमेंशन यानी तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मूव करेंगे, चेंज होंगे, देन दिस मोशन विल बी नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? एक बर्ड हवा में उड़ते हुए जाती है, एक रॉकेट ऐसा चलता है। तो स्पेस में जब भी मोशन होता है, उस मोशन में एक्स वाई और जेड तीनों बदलते हैं। तो जब तीनों बदलते हैं तो ये कौन सा मोशन होगा? थ्री डायमेंशन मोशन, और इसलिए इसका दूसरा नाम है मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस। तो मोशन इन ए लाइन, मोशन इन ए प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। तो मोशन इन प्लेन क्या हुआ? टू डायमेंशन। मोशन इन स्पेस क्या हुआ? थ्री डायमेंशन। तीन कोऑर्डिनेट किसमें चेंज होते हैं? मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। और 2D मोशन में सिर्फ प्लेन चेंज होगा, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और मोशन एक प्लेन में होगा। तो एक दीवार पर एक इंसेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा मोशन है? टू डायमेंशन, राइट। एक सड़क पर या एक एरोप्लेन लैंडिंग करता है, उस समय कौन सा मोशन होता है? वन डायमेंशन। ओके, लैंडिंग करता है मींस उसने ग्राउंड को टच किया और ब्रेक लगाया, एक लाइन में चला, दैट इज वन डायमेंशन। लेकिन जब वो फ्लाई कर रहा होता है, वी कैन से इट इज थ्री डायमेंशन। एक्स वाई जेड तीन बदलते रहते हैं। ओके, तो ये है वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन। ओके, तो ये समझने के बाद में अब हम लोग डिटेल में स्टडी स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वहां से अब स्टार्ट करेंगे किस तरह से ओरिजिन बनेगा, किस तरह से ग्राफ बनेंगे, क्या उसके यूनिट्स होंगे और क्या क्या